भी गया उन धाराओं में मैंने ये कहा कि नॉन अरेस्टिंग की धारा है और उसमें पीड़ित परिवार का किसी भी आदमी का नाम, जो पीड़ित परिवार है किसी फैमिली मेंबर का कोई नाम नहीं, वही लोग हैं। ये तो बात भी करता है, लेकिन वो कंप्लेन कराते हैं। क्या आपका व्यवहार थाने में सम्मानित? कंप्लेन तो हमने खुद लिखवाई है सबसे 8 घंटे में उन्होंने कंप्लेन दी, लगातार हम FIR मांगते रहे 4 दिन से, तो उन्होंने 8 घंटे बाद FIR की निकलने के लिए तो हम ही खड़े रहे। घटना लगभग 1 बजे की थी, लोगों ने FIR लगभग 9 बजे की है और हम हर आदमी से ये लोग कह रहे थे कि हम चल देंगे। तो हम तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जितना लेट आप मुकदमा लिखाएंगे उतना मुकदमे का नुकसान होता है कि FIR लेट क्यों लिखाएं। उन्होंने 9 बजे करीब जाके मुकदमा लिखाया। जैसे मैंने ये बात कही आपको देखा होगा तो खड़े हो कहा कि हाँ साहब बिल्कुल सच बात नहीं, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। हम ही लोग थे यहाँ गाँव में, सब लोग थे यहाँ गाँव लगातार है, पर किसी से नहीं कहा गया कि 307 का मुकदमा, वो तो लिखा जा चुका है, कोई 307 नहीं है इसमें। और इनको भी ये बता दिया गया था कि 307 नहीं, क्योंकि महिला कांस्टेबल का सर फटा था। उसमें बात नहीं कर जी सर, मैं उससे पहले वाले पे बात कर रहा हूँ, मर्डर वाले पे। ये मर्डर वाला जैसी जो तहरीर दी गई उस पर तत्काल मुकदमा लिखा गया, बिल्कुल नहीं मना किया गया। खुद हमने तहरीर मांगी है इनसे, आप किसी से पूछ लें, यहाँ पे बैठ के हम लगातार तहरीर के लिए मांगते हैं। अगर पीड़ित ये कहने लगे कि हमारे इंस्पेक्टर जो हैं वो हमसे ऐड के बात करते हैं, इस असंतोष को समझते हैं, इस असंतोष के आगे की बात मैं आपको बताऊँ। जिस दिन वर्दी वालों से जनता का विश्वास हो गया, वर्दी पहन के कोई भी ये विश्वास ये जो महसूस कराता है कि अब ब्रजेश कुमार शर्मा जी वर्दी पहन के मेरे पास खड़े तो मुझे कोई नुकसान। देखिए वो इसमें भी इन्हीं की मदद की गई, जिस तरीके से ये घर में घुसे थे, जो इनको रोका गया थोड़ा बहुत ये करके, नहीं ये वहाँ पे आग लगाने या मारपीट करने वाले अगर ये घटना हो जाती तो और ज़्यादा खराब होती। पेट्रोल गैस खोल दी थी सर उनकी, हाँ किचन की गैस खोल दी थी, वो बंद की गई। कितनी महिलाएं और बच्चे थे कि रोका, जैसे ही खोली तो रोका गया। पुलिस को घटना की संवेदनशीलता का एहसास नहीं था, पुलिस मजाक सोच रही थी किसी का नौजवान बच्चा चला गया। तत्काल यहाँ पर आई, जब सूचना मिली दूर थे, जैसे आई जब तक सब लोग घर के अंदर घुसे हुए थे, धीरे धीरे फोर्स बढ़ी और सबको रोका गया। आपके पास बड़ी डीपली जानकारी, कोई आदमी आपका करीब ये लोग खुद ही थे वहाँ पे कुछ। हाँ सतीश भाई साहब 100-150 अज्ञात में दिए हुए ना, छोड़ दो उसे, छोड़ वो हम देख लेंगे उसको, तुम परेशान, तुम वकील लोग खाएंगे परेशान। भाई साहब फिर भी 100-150 उसमें तो कुछ भी एडजस्ट कर, हाँ कर लेंगे। सुबह भी चीज़ें होनी चाहिए, कोई बोलेगा और था वो भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है। अन्यायपूर्ण, देखिए अन्यायपूर्ण कार्रवाई कोई नहीं होगी। और आप भी देखे होंगे, मौके पे पता चले होंगे, पुलिस जितना जल्दी हो त्वरित वहाँ पहुँची। अगर पुलिस समय से नहीं पहुँची तो दूसरी घटना, पहली तो दुखद थी, दूसरी और दुखद हो जाती है। तो कोशिश हिंसा को सही नहीं मानता है ना, प्रतिक्रिया गलत तरीके की। इस गांव में पॉपुलेशन ये 100-150 की है और 100-150 वो देखिए, वो विवेचना, इधर सुनिए, वो विवेचना का विषय है, वो बात हुई है, करेंगे उसमें, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। 100-150 की संख्या नहीं है, 100-150 लिखे तो अच्छा किया ना आप वकील लोग खाएंगे परेशान। मैं आपसे उम्मीद करूँगा एक भी आदमी कि आपके खिलाफ जो एक भी आदमी जनता में जो है विरोध है और जो आपकी शैली को लेकर उसमें आप अगर सर मुकदमे की वजह से है जो ये मुकदमा लिखा गया, ठीक है। मुकदमा तो मान लीजिए वो ऐसी घटना हुई कि वो है, अदरवाइज किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे न इसमें न उसमें। ये भी कहा गया कि कोई गलत नहीं जाएगा इसमें, जो फुटेज के आधार पर जो भी होंगे और सब नॉन वेलेबल इसमें अच्छा नहीं लगेगा। अधिकारी एमपी साहब शोक सभा पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की है, क्या कहेंगे इस तरह से, किस तरह से? देखो मैंने आपसे पहले भी कहा और जिसका जाता है उसी को पता होता है, क्योंकि मैंने ये काम अपने कंधों पे उठाया है कि जहाँ भी किसी के साथ अन्याय होगा वहाँ हम लोग मदद करेंगे। इसीलिए मैं इस परिवार के आंसू पोंछने के लिए यहाँ आया। लेकिन अभी तो मदद में बहुत कुछ, मेरे अधिकारियों से बात की कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी। और इस परिवार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है कई जगह पे, जिन परिवारों के साथ अन्याय हुआ है, जिनके कमाने वाले लोग हैं, उनकी सरकार ने मदद की है। तो इस परिवार के लिए पूरे समाज ने, यहाँ के किसान समाज ने, कमेरे समाज ने मांग रखी है
21 परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार तभी अपने पैरों पर खड़ा रह पाएगा जिसे कमाने वाला व्यक्ति चला जाए। यहाँ कुछ लापरवाह अधिकारी भी हैं जिन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया, जिन्होंने जनता में जो विश्वास है उस विश्वास को कमजोर करने का काम किया, पुलिस की छवि पर दाग लगाए। ऐसे अधिकारी जो जनता से दुर्व्यवहार करते हैं, मैं यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, यहाँ के जिलाधिकारी से और जो संबंधित अधिकारी उनसे कहूँगा, और मैं खुद वार्ता भी करूँगा कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करके और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए विभागीय, जो तनख्वाह तो जनता के लिए लेते हैं, जनता के टैक्स से, और काम अमीरों का करते हैं, जनता काम नहीं करती। ऐसे अधिकारियों पे भी उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाए, उनकी कार्यशैली पे भी, और उनको भविष्य में इस तरह के चार्ज से भी रोकना चाहिए। उनकी असल जगह जो है जेल में, उनको जेल में रखना चाहिए। एमपी साहब ने पुलिस ने 10 दिन का समय मांगा है और अपने कहा 10 दिन तुम्हारे 11 बजे न मांगा। अगर 10 दिन में, जो कि उपयुक्त है, उन्होंने ही मांगा आपके सामने, मैंने जबरदस्ती नहीं। उन्होंने कहा कि हम 7 से 10 दिन में गिरफ्तारी कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि 10 दिन तक आप गिरफ्तारी कर दो, वरना 11 दिन अगर मुझे ऐसा लगा कि आप किसी के दबाव में ये कार्य नहीं आगे बढ़ा रहे हो, तो फिर मुझे अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए फिर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये एक रास्ता मेरे पास। भाई हम आप समझिए, आज यहाँ हजारों लोग पहुँचे थे, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी शोक सभा है, लेकिन ये सब लोग इसलिए पहुँचे कि 21 साल के एक नौजवान की हत्या कर दी गई है षड्यंत्र करके। और इस तरह के गिरोह यहाँ जो हैं वो सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ने में और उन पर कार्रवाई करने में उनके आगे बेबस नजर आ रही है। ये क्या कारण है? मुख्यमंत्री तो कानून व्यवस्था का बहुत जो है गुणगान कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था है जिसमें 21 साल के नौजवान को गिरोह बना के मार दिया जाता है। इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। हम लोग इतनी आसानी इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। जब सेशन चलेगा, हाउस चलेगा, हम पार्लियामेंट में इस मामले को उठा के, और जिन कमेटियों में मैं हूँ, उन कमेटियों के जरिए जो है ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए हम लोग लिखेंगे। एमपी साहब, अभी आपने ये भी कहा जो मुकदमे लिखे गए हैं दलित समाज के लोगों पे, उन पे भी विचार किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए। जिन लोगों का चला गया उन्हीं पे मुकदमे लगा के, और अगर आप उनको सड़ाना चाहते हो तो इससे स्पष्ट होता कि आप उनको न्याय नहीं दे सकते। क्योंकि मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैंने देखा है कि जब कई इस तरह की घटनाएं होती तो गोलियां तक चल जाती है उसके आक्रोश में, लेकिन फिर भी समाज ने बहुत धैर्य दिखाया। मैं उनके लिए उनके धैर्य का धन्यवाद देता हूँ। और पुलिस को चाहिए था, उनके व्यवहार से भी गुस्सा पैदा हुआ है, उनको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एमपी साहब ने बिहार के छात्रों की बात किया जो उन पर लाठीचार्ज किया गया है, शर्मनाक है। पुलिस का ये रवैया बिहार में और बिहार सरकार के आदेश पर शर्मनाक है। उन्होंने देश के भविष्य पे, प्रदेश के भविष्य पे लाठी चलाने का काम किया। कभी इसी पुलिस के कर्मचारियों ने, जबकि मैं पुलिस के बाद सबसे मजबूत से उठाता हूँ, हाउस से लेके और कमेटियों में भी इन्हीं पुलिस के कर्मचारियों ने भी कभी कंपटीशन दिए होंगे। ये भी रात रात पर जाके सड़कों पर रह के पेपर देने गए होंगे। आज उन बच्चों पे जब अन्याय कर रही है सरकार, उनकी आवाज़ बनने की जगह उन पर लाठी चलाना, मैं इनमें ज़्यादा पुलिस का दोष इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ बिहार में, क्योंकि सरकार की मर्जी से हो रहा है। इस सरकार को जनता सबक सिखाने का। एमपी साहब, संभल है, संभल में एक जो चौकी की जमीन है उसको लेकर विवाद हो रहा है, वक्फ की जमीन बताई जा रही है। असुद्दीन जी ने भी इसको ट्वीट किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये आप लोग संभल जाके देखोगे। मैं ये समझता हूँ कि मैं काफी दिनों में आता हूँ तो आपके मन में इच्छा रहती है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, फोटो के चक्कर में मत पड़ो। सीरियसली मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, झटका लग जाएगा तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ होगा तो आप ही का नुकसान होगा। तो थोड़ी सी आज समझदारी दिखा दो, ठीक है? आप, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील कर, ये फोटो के चक्कर में झटका तो नुकसान होगा। फिर आज के लिए माफी है, फिर अब अभी मिलेंगे दोबारा, फिर अभी भी मिलकर मैं निकलूंगा बहुत सारे लोगों से, तब फिर हम लोग वो कर लेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह का माहौल भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। हम दुख में आए हैं तो दुख में तो सब लोगों के लिए दुख एक जैसा ही होता है। आप ये मानो कि सनी आपका ही भाई था, तो देखो महसूस करें कैसी तकलीफ होती है। तकलीफ होती है नहीं होती? फिर उसी तकलीफ को क्या एहसास अपने अंदर रखो, क्योंकि एहसास अगर मर गया तो फिर चाहे कुछ भी होता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके आगे कोई मर जाए जी जाए, इस एहसास को जिंदा रखो अपने दिलों में कि भाई हमने अपना भाई खोया, ठीक है? हाँ, अब अनुशासन में जाओ, शांत हो जाओ। देखो, जादू की छड़ी नहीं है इनके पास, वो भी अपने बचने का रास्ता इख्तियार कर रहे होंगे, वो भी दौड़ भाग कर रहे होंगे, समझ रहे हो? मैंने वो समय इसलिए दिया कि उन्होंने ये समय मांगा। कल वो ये ना कहेंगे साहब आपने अपने 4 दिन, हमने पूरी कोशिश की, हमने नहीं समझे।
जब इतने दिन धैर्य रख लिया तो और मेरे कैसे रख लो, रख लोगे नहीं रख लोगे? अब मेरा आखिरी आग्रह है कि जैसे आए हो वैसे ही अनुशासन में जाना। किसी को मौका मत देना कि कोई कह दे कि वो लोग आए थे साहब और गुस्से में थे, ऐसा मौका तो नहीं दोगे। रख लोगे लाज मेरी इस बात की। बाकी मैं आपका कर्जदार हूं और मैं लहू का आखिरी कतरा देके भी आपका कर्ज उतारूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। जब तक जीऊंगा मेरे ऊपर आपका कर्ज है, मैं इस कर्ज को उतारूंगा, इस बात का आपको वचन देता हूं। लेकिन आपसे कहता हूं गलत रास्ते पे मत, सही रास्ते चलेंगे और अनुशासन में जाना, इसमें मदद करा दो अपने अपने साधनों से, आराम से। मैं परिवार से मिलकर निकलूंगा, एक बच्चा इसको चोट लगी उससे मिलूंगा, तो आपसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के बड़े अनुशासन में जाना। कर दोगे नहीं कर दोगे मदद? बस आप सबके लिए मंगल कामना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। अच्छा नहीं, क्योंकि मैं इसका एक प्रथम पहलू भी कह देता हूं कि अगर आपकी पुलिस तत्पर होती और अगर आपके थाना अध्यक्ष से लेके थाने के लोग, क्योंकि जो कुछ होता है पुलिस की निगरानी में होता है। यहाँ अगर एक मोटरसाइकिल भी इधर से उधर जाती है तो पुलिस की जानकारी में होती, और नहीं होती तो लग जाती। अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन रहा था, क्योंकि षड्यंत्र है सोचा समझा, और पुलिस का उसका निगाह नहीं है, तो ये भी पुलिस का फेलियर है। होना तो चाहिए था कि यहाँ के जो SHO है तत्काल, यहाँ के SSP को उनको तत्काल सस्पेंड करके उनको लाइन हाजिर करना चाहिए कि तेरे बस का नहीं है ये थाना चलाना, तेरे यहाँ सरेआम मर्डर हो रहे, क्या कर रहा है। तत्काल बचाया भी गया, आप पूछ लीजिए। तत्काल कार्रवाई पुलिस आई, रिस्पांस पुलिस का पूछ के आई थी। वापस ला दो, सनी को वापस ला दो, हमसे ले लो, बताओ क्या चाहिए। वो तो नहीं संभव, लेकिन यही कह रहा हूँ जनता में खाकी का इकबाल मुझ में भी और हर आदमी में रहना चाहिए कि अगर मैं अपराध करूंगा तो बचूंगा नहीं। ये डर खत्म हो रहा, वो तो नहीं बचेंगे। हाँ नहीं, मुझे भरोसा, ये भरोसे के साथ ही कह रहा हूँ पीड़ित परिवार के, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में और मीडिया के साथ ही गवाह है इस बात के। कई जगह पे पीड़ित परिवार जिनके देख रेख कोई नहीं कर रहा था, उन परिवारों को मुआवजा दिया गया है और नौकरी भी दी गई है। ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये गोरखपुर में भी हुआ है, लखनऊ में भी हुआ है। इसलिए जैसा नियम आप बनाओगे वो नियम सभी के लिए होने चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार जो सत्ता में है वो नहीं करती आपके साथ न्याय। वो तो थोड़ा सा मौसम बदल गया, वरना आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री तो कमजोर वर्ग के लोग, दलित पिछड़ों को अपने दफ्तर में बुलाते थे तो पहले साबुन देते थे कि हाथ पैर धो के नहा धो के तब आना। याद है नहीं याद है आप लोगों को? याद है। जिनको आपसे इतना घृणा हो वो आपको न्याय दे देंगे आपको लगता है? इनकी मीठी बातों में मत जाया करो जब ये आपके यहाँ के मीठी बातें करते हैं कि ये है वो है। समझो, याद रखो इतिहास को कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यालय में गरीब महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को अपने दफ्तर में अपने पास बुलाने से पहले साबुन दिलवाए, इनको कहो नहा धो के आए। अब ऐसे इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कोई हमारे लोग से अन्याय करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि पूरे समाज की मांग है, पूरे गरीब तबके की मांग है कि पीड़ित परिवार को किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए भाई? और पीड़ित परिवारजनों को शासन द्वारा सशस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में। हाँ, वो तो अप्लाई करेंगे, अप्लाई पहले ही कहा जा चुका है। ठीक है, जो भी शर्तें हैं उनके अनुसार। बाकी एक बात मुझसे भी सुन लो यार, सुनाओ। कब तक मुझसे मंगवाते रहोगे सरकारों से कि साहब ये मांग कर लो, ये मांग कर लो, ये मांग कर लो? किसान कितने दिन से बैठे, कौन सुनता है? पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, भर्तियों में घोटाला, कौन सुनता है? महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी, कौन सुनता है? तो मैं ये बात आपको इसलिए भी कह रहा हूं कि हमें अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, मांग करनी चाहिए सरकार से। लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि जब तक हम ताकत में नहीं होंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता, ये भी हमें सोचना चाहिए। और नहीं है यहाँ इस जिले में ताकत हम पे बढ़ना, सोचो। और जानते हो कि अगर हम पे यहाँ ताकत होती तो फिर यहाँ इकट्ठे होना पड़ता क्या? आप लोगों को बताओ, अच्छा ईमानदार से बताओ, अपने दिल पे ऐसे हाथ रखो, यहाँ रखो सब लोग, बताओ अगर हम ताकत में होते तो क्या आज आपको यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होना पड़ता क्या? बताओ।
तो फिर जिनसे न्याय मांग रहे हो ये आपके दरवाजे पे खड़े होते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप बताइए ना क्या मांगे, क्यों भैया को कह रहे हो, आप हमें बता दो ना। भैया पे तो बात तब जाएगी जब हम नहीं होंगे, यही होता। मैं अपनी माओ बहनों का भी धन्यवाद करूंगा जो इतने बड़े पैमाने बैठी। मैं उनसे एक चीज और कहना चाहता हूं, पढ़ो, पढ़ लिख के आगे बढ़ो। कोई रास्ता नहीं है हम पे, इसके अलावा जमीनें हम पे नहीं है, बहुत बड़े उद्योग धंधे हम पे नहीं है, बहुत बड़े बिजनेस हम पे या उस तरह का स्ट्रक्चर दुकानें या वो नहीं है, और बहुत बड़े महल और वो नहीं है हम पे संपत्तियां। हम पे एक ही रास्ता है, हम पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो पढ़ो, खूब पढ़ के मेहनत करके पढ़ो और आगे बढ़ो, और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करो, उनको ताकत दो। और मैं नौजवानों को भी कहूंगा, कुछ नौजवानों से मेरी आज की नाराजगी है, उन पर नहीं कहना चाहता यहाँ मैं, लेकिन मैं हर नौजवान को कहूंगा कि अवसर मिला है संविधान में पढ़ने का, पढ़ो और पढ़ लिख के कुर्सी पे बैठने की कोशिश करो, और कुर्सी बैठ के न्याय करो, लोगों के साथ गरीबों की मदद करो, अपने परिवार को गरीबी, बेबसी, लाचारी से बाहर निकालो, अपने उनकी ताकत बनो, नशा छोड़ो, कुरीतियां छोड़ो, बुराइयां छोड़ो, इनसे बाहर निकल के तभी समाज आगे बढ़ सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सोचो कि 500 रुपए कमाओ और 400 रुपए की, 200 रुपए की, 300 की शराब पी लो, इससे भी बात आगे नहीं बढ़ सकती है। कुछ तो परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। और मैं तो बड़े, ये सुकरताल है, यहाँ इतना बड़ा तीर्थ है हमारा, और बहुत सारे हमारे धर्मगुरु रहते हैं, यही जाते हो आप लोग, सब लोग जाते हो नहीं जाते हो, और क्या सीख के आते हो कि वहां से आके फिर शराब पीते हो? ये ठीक नहीं। मैं सबको तो नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग इस कर्म में जुड़े हुए हैं उनको कह रहा हूं कि छोड़ो इस बुराई। मैं प्रशासन से, पुलिस के अधिकारियों से मांग करता हूं कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और हम लोग अपनी तरफ से, भाई 10 दिन का समय ठीक है, हाथ उठा के बताओ, अगर 11वें दिन आंदोलन की जरूरत पड़ी तो चलोगे? पक्का? सोच लो, सर्दी का समय है, बिहार में वो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, लाठियां पड़ी, खा लोगे लाठी? वह नहीं है, हवा में कह रहे हो, जोर से बताओ, खा लोगे? बड़े भाई 2 अप्रैल में खाई थी, अब क्या फिर खा लेंगे? नहीं, आवाज कम है, जरा जोर से बताओ। नहीं, मरने मारना रास्ता नहीं है, शांत हो जाओ। क्या कह रहे? प्रिय साथियों, इस वाली बेल्ट में थोड़ी सी कमी है, बाकी तो सब लोग ठीक, इधर वाले सब लोग अच्छे हैं, इस वाली बेल्ट में थोड़ी सी कमी दूर हो जाएगी। जिस दिन व्यक्ति की अहमियत समझने लग जाओगे ना, उस दिन दूर हो जाएगी। मेरे साथ बहुत सारे हमारी पार्टी संगठन के सीनियर साथी भी यहाँ पहुंचे, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। इस गांव के ग्रामवासियों और क्षेत्र के लोगों, क्योंकि सर्दी का समय और बहुत ठंडी हवा चल रही है। मेरा काम आपको कष्ट पहुंचाना नहीं है, आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है। हालांकि जो परेशानियां आपके जीवन में, उनमें मैं क्या मदद कर सकूं, इसी के लिए हम लोग दिन रात प्रयास करते हैं। मैं भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के साथियों की भी सराहना करूंगा कि उन्होंने मौके पे आके परिवार के साथ खड़े होने का काम किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। मुझसे पहले मैं उधर जब बात कर रहा था अधिकार जानकर ले, तो बाबूजी ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हो। पहली बात तो ये है, अगर इस घटना की बात करें तो सन्नी था उनका नाम, सनी कितने साल के थे? सन्नी 21 साल के थे, और 6 साल पहले इनके पिताजी का साया इनके ऊपर से उठ गया। अब इनकी मां खेतों में मजदूरी करके 250 रुपए कमा के इनका पालन पोषण कर रही। एक बेटा अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो वो परतापुर जाके इलेक्ट्रीशियन का काम करके इस परिवार को इज्जत की जिंदगी मिल जाए, क्योंकि घर में एक छोटी बहन भी उसका प्रयास कर रहा था। फिर ये घटना घटी। देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई चलो एक व्यक्ति चला गया, लेकिन व्यक्ति एक नहीं गया,
आकाश छोटे हैं अभी, घर में एक छोटी बिटिया है, बीमार माँ है। अब इस परिवार का क्या होगा? हम सब लोग आए हैं, कुछ में गुस्सा भी होगा कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्यों हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? पीड़ा भी होगी, कुछ के अंदर आक्रोश होगा कि भाई हम खुद ही निपट लेते हैं। लेकिन ये समस्या का हल नहीं। अगर खुद के निपटने से, गुस्सा करने से सारी बात हल हो जाती तो ये तो फैसले बहुत दिन पहले हो जाया करते। हम संविधानवादी देश में हैं, जहां संविधान हमें अधिकार भी देता और हमारे कर्तव्य भी सुनिश्चित करता है। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे जो छोड़ जाता है वो, जैसा मैंने कहा कि 10 दिन बड़ा परिवार, आसपास के लोग 20 दिन, महीने, 2 महीने रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और कल उस माँ को खेतों में काम करके बीमारी की अवस्था में अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान ना हो। लेकिन ये बुरा है कि जो सरकारें हमसे बहुत सारे वादे करती हैं, जब उनके चुनावी भाषण हम लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ये सरकार बनी तो हमारी सारी परेशानियां खत्म। किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, हर वर्ग की सरकारें आज़ादी के बाद से अब तक बनती भी रही, लेकिन फिर भी बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव नहीं। आप उदाहरण के तौर पे अपना गांव देखना, मैं इस बात को बहुत जगह कहता हूं, इसी गांव को जाते हुए आप लोग भी देखना, आपको इस गांव में 20-30% मकान ऐसे मिलेंगे जिन पे प्लास्टर नहीं होगा, और ये मकान उनको देख के आपको लग जाएगा कि अभी के 5, 7, 10 साल के अंदर बने। उससे पहले वो कच्चे मकानों में पता नहीं कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि ये दुख का विषय है, तो बहुत चुनावी बात तो नहीं मैं करने वाला, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज हमें इस परिवार के साथ खड़े होना है। और सिर्फ इसलिए नहीं खड़े होना कि ये हमारी जाति के हैं या हमारे पड़ोस के हैं या हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए खड़े होना है कि इनके परिवार के साथ अन्याय हुआ। और सिर्फ एक जाति को नहीं, हर उस व्यक्ति को इनके साथ खड़ा होना चाहिए जो इंसानियत को मानता है, जो ये मानता है कि इनके साथ गलत हुआ है और जो चाहता है कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। जिन लोगों ने किया, उस समाज से भी मेरी ये प्रार्थना है कि उनको भी अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए कि उनके बच्चे किस ओर जा रहे हैं। उनको शायद ये नहीं पता होगा कि ये अपराध करने के बाद अब उनके बच्चों को क्या भुगतना पड़ेगा। आजकल माँ बाप का अंकुश कम हो गया, बड़ों की बात मानना बंद हो गया। चाचा ताऊ को कुछ समझता नहीं, माँ बाप को नहीं कुछ समझता, चाचा ताऊ क्या बेचते हैं, गांव के आसपास के अड़ोस पड़ोस के बड़े क्या बेचते हैं, उनको तो कोई कुछ समझता ही नहीं। ये जो बदलाव हुआ है पिछले 15-20 सालों में, इसका खामियाजा भी समाज को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ये भी सच है कि गरीब पे अत्याचार करते हुए अमीर ये सोचता नहीं ताकतवर कि भाई क्या होगा, क्योंकि उसको लगता है गरीब पे अत्याचार करना उसका हक। मगर मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं, पहले ये रोज होते थे, हर दूसरे दिन हम लोग अखबार में पढ़ते थे, टीवी में सुनते थे, तीसरे दिन सुनते थे, लेकिन पिछले 7-8 सालों में इसमें कमी आई है। अब अगर कहीं कुछ होता है तो लोग भी जाते हैं, बात भी खड़ी होती है। क्या 10 साल पहले से इकट्ठे होते थे किसी के जाने आने में? बता, नहीं होते थे ना। एक बड़ा बदलाव हुआ, समाज ने आपस में एकजुट होना शुरू किया और भाईचारा भी बना। ऐसा नहीं कि भाईचारा नहीं बना। आज यहाँ मैं नहीं कह सकता किसकी जाति के लोग नहीं होंगे, यहाँ जाट समाज के भी लोग होंगे, यहाँ गुजर समाज के भी होंगे, सैनी समाज के भी होंगे, पाल समाज के भी होंगे, यहाँ मुस्लिम समाज के भी होंगे, या अन्य समाज के भी होंगे। तो आज ये सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए कि ये नहीं चाहते इस तरह की हिंसा हमारे क्षेत्र में बढ़े। लेकिन ये भी एक सवाल है कि जब अच्छे अधिकारी नहीं होंगे और उनका व्यवहार जनता के प्रति अच्छा नहीं होगा तो इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ेगा। जब अधिकारी अपना जमीन बेच के और चंद पैसों में अपराधियों को संरक्षण देंगे तो इसका खामियाजा भी गरीबों को भुगतना पड़ेगा। जब अपराधी जनता से गुलामों जैसा व्यवहार करेंगे और जनता को पैरों की जूती समझेंगे तो इसका खामियाजा भी जनता को भुगतना पड़ेगा। और ये अधिकारी इसलिए बेलगाम हो गए हैं क्योंकि इनको लगता है कि जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या कर लेगी, उल्टा कोई बोलेगा इनके खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। जैसे एक अधिकारी के बारे में पता लगा
कि वो थाने में उन्होंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ 307 का मुकदमा लिख दूंगा, लिख दे आजा मुकदमा। ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये व्यवहार किसी भी कीमत पे सीओ साहब ठीक नहीं है। ऐसे व्यवहार की अपेक्षा हम लोग पुलिस से नहीं करते और कोई पीड़ित नहीं करता इस व्यवहार की अपेक्षा कि वो थाने में जाए और थाने बैठा जज को कहे कि तेरे खिलाफ ही मुकदमा लिख दूंगा। ये व्यवहार की अपेक्षा हम नहीं करते और हमारे लोग हिंसा से कोसों दूर रहते हैं। नहीं लोग हमारे लोग हिंसा का हिस्सा बनते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हिंसा होगी तो हमारा ही नुकसान होगा, मरेंगे भी हम और कार्रवाई भी हम पे होगी, और हो सकता है मरने के बाद हमारे परिवारों को वो सब चीजें झेलना पड़े। इसलिए हम नहीं करते ऐसी हिंसा, हम नहीं हिंसा का साथ देते, हम नहीं करते किसी पे हमला। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि अधिकारी अपने रवैये में बदलाव करें, और नहीं बदलाव करेंगे तो ये याद रखना सरकारें आती जाती रहेंगी, और ऐसा नहीं कि हम सड़क पे ही रहेंगे। 1 साल पहले बहुत अधिकारी हमसे कहते थे कि क्या चंद्रशेखर अभी तो बहुत समय लगेगा। मैं कहता था कि जिस दिन समाज मेरे साथ खड़ा होगा उस दिन देखना बदलाव हो जाए, और 1 साल में देखो बात कहां से कहां चली गई है। जो सड़कों पे था उसको समाज ने, इस तमाम गरीब समाज ने दिल्ली भेज दिया है। और याद रखना, अगर इनका हाथ ऐसे मेरे सर पर मौका तो यहाँ मीरापुर में भी कोशिश की थी हमारे लोगों ने। मैं धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों का कि आपने भरोसा दिखाया हम लोगों के ऊपर। कोशिश तो इन्होंने यहाँ भी की थी, वरना वो कोशिश कामयाब होती तो असेंबली में हमारी आवाज होती है। हम असेंबली में पूछते कि ऐसे अधिकारी कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, आप मेरी बात को याद रखना। लेकिन पूछेंगे हम पार्लियामेंट में भी कैसे निकम्मे अधिकारियों का कुर्सी बैठने का क्या मतलब बैठता है, जो तनख्वाह तो समाज गरीबों से लेते हैं और काम अमीरों का करते हैं, काम नेताओं करते हैं, काम पैसे वालों करते हैं। ऐसे क्या जरूरत है कुर्सी? इस व्यवहार को तब्दीली करोगे तो लिखा जाएगा नाम आपका, और जब बदलेंगे सरकारें मौका मिलेंगी तो ऐसा रगड़ेंगे कि आपको ये रगड़ाई जो है बहुत दिनों तक याद रहेगी। और ये रगड़ाई इसलिए याद रहेगी, इसलिए नहीं कि आपसे कोई दुश्मनी है, इसलिए क्योंकि आपने कुर्सी पर बैठ के काम नहीं किया उन लोगों का जिनके लिए आपको कुर्सी में बिठाया गया। अब ये मत समझना कि अनाथ है, अब ये मत समझना इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गलत फहमी दिमाग से निकाल कर रखना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग, बिल्कुल मत समझना। जो अच्छे अधिकारी होंगे उनका हम सम्मान करेंगे, और आप जानते हैं पुलिस की जितनी मदद मैं करता हूँ, इनके साथ परेशानी 8-8 घंटे की ड्यूटी की जगह 24-24 घंटे ड्यूटी, 48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती। मैं अकेला आदमी था जिसने पार्लियामेंट में आवाज उठा के, और एक रिपोर्ट बन रही है अब इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले। बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मैंने एहसान नहीं किया, मैंने अपनी ड्यूटी की। लेकिन पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है कि वो एक लाठी सबको हाँकना चाहते हैं, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, ये नाराजगी है मेरी पुलिस। अच्छे अधिकारी भी है, मैं मानता हूँ यहाँ अच्छे अधिकारी, और मैं मानता हूं अच्छे अधिकारी को रहते कार्रवाई भी होगी, लेकिन कार्रवाई में न्याय में देरी भी न्याय को अवरुद्ध करने का काम होता, न्याय को रोकने का काम होता। न्याय करने से ज्यादा न्याय दिखना भी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के पुलिस और प्रशासन के लोगों से कहूंगा, ऐसा व्यवहार मत करो। इसलिए मत करो कि सोचो कल किसी आपके साथ हो जाएगा तो आप नहीं सह पाओगे, आप नहीं सह पाओगे। अगर आपके बच्चे के साथ हो जाएगा, आपके भतीजे के साथ हो जाएगा, हम तो हर आदमी को, इंसान को अपना परिवार में, आप नहीं सह पाओगे। आप पिस्टल निकाल के घूमने लग जाओगे कि मैं इनको देख लूंगा, वो कर लूंगा, आप नहीं सह पाओगे। हमें सहने की आदत है, हमने सहा, हमें आदत है, हम लंबे समय सहते आ रहे हैं, इसलिए हमें आदत है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको आदत बना के बैठे हैं, हम इसलिए करते हैं कि ठीक है कानून व्यवस्था सही रहनी चाहिए। वरना आप देखो, ए बेटे बैठ जा, हम जा, बैठ जा, और बटन बंद कर ले, हवा ना लग जाए। हवा भी लग जाती है, हवा चल रही है ठंडी। इंसाफ अगर मांगने से मिलता तो सबको मिल जाता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब उस पर मत ध्यान दो। आप देखो ये कितने लोग हैं, अगर ये सड़क पर निकल जाएं तो क्या कानून व्यवस्था ठीक रह सकती है? आप देखो, और ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं। मैं यहां खड़े होकर चैलेंज करके कहता हूं कि अगर यहां खड़े होकर एक आवाज देख कहूंगा कि आओ अपने गांव के बाहर आ जाओ, तो आप नहीं संभाल पाओगे, आपको एहसास नहीं है। अगर हम शासन सत्ता में नहीं है तो आप न समझो कि हम कमजोर हैं। आप ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं गरीबों के साथ, याद रखना मेरी बात को।
यहाँ खड़े होकर कहूंगा, चैलेंज करके कह रहा हूँ, जिसको गलतफहमी हो निकाल लो और आओ सामने और कहो कि दिखाओ तो कोई यहाँ से और बिजनौर से लेकर दिल्ली तक अगर आपको नहीं दिखाया कि हम कितनी शक्ति रखते हैं, तब बताना आप अब नहीं जानते हो। ये लोकतंत्र और जनता इसमें मालिक है, जनता के हिसाब से चलता है लोकतंत्र। तो समझदारी दिखाओ और मैं तो कोशिश करूंगा कि ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई हो, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि सारे अधिकारी अच्छे नहीं लेके आना है ना। मैं आपसे भी कहूंगा कि संयम रखो, धैर्य रखना बहुत जरूरी। एक्शन का अगर रिएक्शन होगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और आप तो मैं आपकी समझदारी की दाद देता हूं कि आपने नौजवान बच्चा चला गया, आपने हिम्मत दिखा के दर्द को पीने का काम किया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये लड़ाई आज खत्म नहीं हो रही है, ये लड़ाई चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। और मैं आकाश को भी कहना चाहता हूं, उसके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है। घर में छोटी बहन है, उसके सम्मान की रक्षा करते हुए उसको अपने पैरों पर खड़ा करना, बूढ़ी माँ का भी ख्याल रखना है। तो मैं आपसे ये भी अपेक्षा करूंगा, जो मेरा नेचर है और जिसको मैं कहता हूं कि ये होना चाहिए, कि हमें समाज का हाथ पकड़ कर रखना चाहिए, गरीबों का हाथ पकड़ कर रखना चाहिए। मैं आपको तो याद है बाबू जी, बागपत अभी तो 2 ही दिन बीते। इस परिवार की कुछ मांगे हैं, वो भी मैं पढ़ देता हूं। अगर मैं जानता हूं कि जैसे मैं पढ़ दूंगा वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के लोग सुन लेंगे। बाकी पूरी तो ये तभी होंगी जब शासन शक्ति चंद्रशेखर आजाद के हाथ में होगी, उससे पहले तो पूरी नहीं हो सकती। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, इतना तो न्यायप्रिय नहीं है कोई। ये तभी पूरी होंगी जब ताकत हमारे हाथ में होगी, फिर तो हिंसा ही नहीं कर सकता कोई। हम चैलेंज करके कहते हैं, जिसके अंदर घमंड हो, जो कहता हूं मैं ताकतवर हूं, जो कहता हमारी बांधी बनती खोली खुलती, जब हम पे ताकत होगी तो कर लेना, हम देख लेंगे। जो जैसा अपने आप को तुरम खा समझता है उससे भी मिलेंगे। तो मैं परिवार की जो मांगे हैं, परिवार की नहीं समाज की मांगे हैं, पढ़ूं भाई, हाथ उठा के बताऊं, पढ़ूं? ठीक है। पहली मांग ये है कि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। एक सम्मानित अधिकारी हमारे यहाँ सीओ साहब जो आईओबी खड़े हैं, कितने दिन में करेंगे गिरफ्तारी बताइए? यथाशीघ्र है, 1 सप्ताह में हो जाएगी। ये तुम लोग चुप रहो, तुम कहो तो मैं रख दूं माइक। तुम लोग बात करना चाहते हो, शांत हो जाओ। बताओ सीओ साहब। हम लोग जितना जल्दी कोशिश कर रहे हैं, 1 समय थोड़ा समय पर टारगेट करके बताओ। सप्ताह 10 दिन अधिकतम। 10 दिन दिए आपको, 10 दिन तक फोन नहीं करेंगे, वादा कर रहे हैं आपसे। 10 दिन आपके, 11वां दिन हमारा। हम भी कोशिश करेंगे ऐसी स्थिति न आए। हाँ, 10 दिन में आप सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज। पहली बार मैं ये भी नहीं कहता आपके निर्दोषों को भेज दो, मैं इस बात समर्थन नहीं करता। आप लोग समर्थन करते हैं भाई? हमारे लोग इस मामले में बहुत स्पष्ट है, हम नहीं चाहते किसी को निर्दोष को, लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल। जो दोषी नहीं भी दिख रहा है और आपकी नजर जानकारी में आ गया कि वो दोषी है, तो उसको उस मामले में ऐड करके उसको उस पर कार्रवाई करना, ये आपकी जिम्मेदारी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अधिकारी अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन करेगा, ऐसा मुझे विश्वास। बिल्कुल। दूसरा, हमारे लोगों के खिलाफ यहाँ मुकदमे दर्ज हुए, मैं उस समय की घटना की उसको समझता हूँ। और आप, मेरा अनुभव है, ये तो कुछ नहीं, सामने से गोली चल के और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती जब किसी का मरता, ये बड़ा जाता। आपसे बनी चमार रेजिमेंट के वीर बहादुर सैनिकों ने कोहिमा में लड़ाई लड़ी, हजारों हमारे सैनिक शहीद हो गए। दुनिया की सबसे खतरनाक युद्ध था, इतिहास गवाह। कहीं भी आप देख लें, हमने तो देश में, आप कहीं किसी गांव में भी चले जाइए, हमारी कौम किसी तरीके से अपने बच्चों को निर्वाह करते हैं। जितने दूसरे जातियों के घेर बने हुए हैं, इतने हमारी जाति के जो गांव में रहने वाले उनके मुख में बसे हुए हैं। फिर भी हम राष्ट्र के प्रति सच्चे निष्ठावान हैं। भाई, सबसे बड़ा चीज है, आज तक हमारे गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक वजूद को मिटाकर हमको गुलाम बनाया जा रहा है। ये कब तक गुलामी चलेगी? मैं सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ, विदेशों से मेरे साथी लोग मुझसे कहते हैं,
बाबूजी आप जगाने में कमी नहीं करते समाज को, लेकिन समाज पता नहीं क्यों भाई ऐसा है, क्योंकि हमारे खून में गद्दारी नहीं है। चमार जो चाम मांस रक्त का बना शरीर है, उसके शरीर में वो नहीं गद्दारी नहीं किया, वो देश के प्रति वफादार है, फिर भी हमारे साथ जुल्म अत्याचार किए जा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि क्यों ऐसा होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद, मैं और ये कई बागपत में एक मीटिंग थी, हम साथ जा रहे थे, ये कहने लगे भाई जी ये 3 साल पहले की घटना कि भाई जी मैं ऐसे ही रहूंगा। मैंने कि जी आप बिल्कुल नहीं रहेंगे ऐसे, आप क्रांतिकारी आदमी हो, आप लड़िए। मैंने उस टाइम ही उनको कहा था, मैंने मीटिंग में बोला भी था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तोड़ दो गुलामी की बेड़ियां, लजाकर सतगुरु रविदास महाराज जी का बुलंद जयकारा। मां नमताबाजी बेगमपुरा मिशन की डगर पर संत गुरुओं महापुरुषों की अमर शहीदों की महान विचारधारा पर समता मूलक समाज बनाकर बेगमपुरा साम्राज्य लाएगा भाई चंद्रशेखर आजाद हमारा। मुझे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ज्यादा इस चीज का वो हुआ। मैं सम्मानित साथियों बताना चाहता हूँ, भारत को बनाने संवारने में इस देश के मूल निवासी घर से बेघर हो चले, हमने जिसको दी थी इस देश में शरण, वे इस देश के मालिक हो चले। लूटा गया था राजपाट धन दौलत, धरती हमारा गुलाम बना गया था। जय भीम। राजू शादी ब्याह में थोड़ा जाओ, बैठो। मीडिया के लोगों को अपना काम करने तो बाकी लोग बैठ जाओ। जो घूमने आया वो खड़ा रहे, जो परिवार के साथ दुख बांटने आया वो बैठ जाए। मैं निकल जाऊँ घर को, आगे नहीं जा इधर निकल साइड में चल जा। चिट्ठी भिजवाएं। सबसे पहले तो आज इस शोक सभा में यहाँ उपस्थित इस परिवार का दुख बांटने आए इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, ये घटना बड़ी तकलीफदेह है, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो लोग इस गांव के हैं, इस गांव के आसपास के क्षेत्र के हैं, मैं शायद उस भाई से नहीं मिला, लेकिन आप लोगों ने तो उसके साथ समय बिताया होगा। उसका जाना एक बड़ी क्षति है और जिसकी किसी भी तरह से आपूर्ति नहीं की जा सकती। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले कुछ कहोगे? हमारे यहाँ बाबू अतर सिंह जी हैं, समाज में हमारे बड़े प्रतिष्ठित हैं, मेरठ से चल के दुख बांटने के लिए आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रख दें, उसके बाद फिर मैं अपनी बात आप सब लोगों के सामने रखूंगा। सर्वप्रथम मैं सत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
मेरे सारे सम्मानित साथियों, ये मेरा जो एक नवयुवक उभरता हुआ सितारा जो एक षड्यंत्र ढंग से उसको जो उसके जीवन की लीला को खत्म किया है। व्यवस्था खराब ना करे देखे कोई भी, और बिल्कुल ये फोटोग्राफी बंद करो भाई। बात को समझो आप लोग बात को समझो। बैठ जाओ बिल्कुल आप लोग। ये सभी शोक सभा है और इधर से है ना से हमारे रजत निठारिया जी, इनके पास से व्यवस्था बना दो। आज का भाइयों, आप सब लोग व्यवस्था को बना के रखो। हम लोग एक शोक संदेश में, हम लोग किसी खुशी में नहीं है। इस बात को आप समझो, ये दुख हमारे परिवार का दुख है और आप इस तरीके से खड़े हो रहे। प्लीज बैठ जाओ भाइयों, बैठो। ये आप बात को समझो भाई, बैठ जाओ जरा श्रद्धांजलि देने का। भाई बैठ जाओ। देखो मेरी सबसे विनती है, हाथ जोड़ के भाई बैठ जाओ सब लोग। शांति बनाए रखे, शोर ना मचाए बिल्कुल भी। बैठो आप लोग भाई, व्यवस्था बनाए रखे। आ गए हैं, बिल्कुल भी व्यवस्था खराब ना करें, अनुशासन में रहे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ भाई। और भैया व्यवस्था बनाए, देखो थोड़ा सी व्यवस्था बनाए रखे, जल्दबाजी ना करें, हलचल बिल्कुल ना करें। आ गए? हाँ जी, बिल्कुल आपके बीच में आ चुके हैं। भैया देखो शांति बनाए रखे, उठे कोई ना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी ना उठे भाई। बात को समझे, थोड़ी शांति व्यवस्था बनाए रखे, शोर ना मचाए। भाइयों इधर की व्यवस्था जरा उल्टे हाथ पे आप रास्ता जरा छोड़ दें। एक मिनट भाई, बैठ जाओ जरा, एक मिनट पहले बैठ जाओ। बिल्कुल आ चुके हैं आपके बीच में। देखो व्यवस्था खराब ना करें, अब तक व्यवस्था बनाए रखी है। भैया थोड़ा देर का रास्ता छोड़ दो भाई, शांति बनाए। देखिए आपके नेता भीम आर्मी, कालीन बिछे हुए फिर भी आप नहीं बैठ रहे। जो पदाधिकारी हमारे यहाँ आए हुए हैं वे भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे अतिथि ने दिया है, मैं भी आपको मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकारी नौकरी लग जाती है या हमारा बिजनेस बढ़िया चलता है, 2 पैसे अच्छे कमान लगते हैं, तो आप कहीं वैष्णो देवी और कहीं मनसा देवी और कहीं चंडी देवी जाते हैं। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म स्थान पर उनके मोदी सरकार ने 5 तीर्थ स्थल बनाए हैं। काशी में रविदास जी की जो जन्म स्थली है वहां पर भी जाएं। अपने महापुरुषों के जन्म स्थान का भी आप जो है तीर्थ करें। ये बहुत माताएं बहनें भी बैठी हैं, आप सब बड़े बुजुर्ग, ये बहुत मुख्य संदेश है। आज मुझे भी इस मंच के माध्यम से आपको ये मैसेज देने का मौका मिला है। आप पहले अपने बहुजन महापुरुषों के तीर्थों को करें और उसके पश्चात आप कहीं पर भी जाएं, क्योंकि ये ताकत आपको संविधान देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं पूरे भारत के अंदर, जहां तक भारत का राज्य क्षेत्र है। देखिए अब इसके बाद बटोगे तो कटोगे। अभी भाई साहब ने कहा था बटोगे तो कटोगे। भाई सबसे पहली बात तो पुलिस प्रशासन हो या कोई भी हो, आप लोगों की बात कोई नहीं मानता। आप लोग मंदिरों में जाओ और जब तक भगवानों को पैसे दो, जब रिश्वत वही दो, वहाँ के जो पंडे हैं जो भी जो वहाँ चढ़ावा ठावा है, वे अपने बच्चों को उसी पैसे से पढ़ा रहे और हमारे सिर पर अधिकारी